कच्चे तेल में कमजोरी से अमेरिकी बाजारों में घबराहट, डाउ जोन्स 250 अंक टूटा। एशियाई बाजारों की सुस्त शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन 50 अंक नीचे। और अब आपकी ईएमआई होगी कम, पुराने ग्राहकों को फायदा मिलना पक्का। रिजर्व बैंक ने तय किया बेस रेट का नया फॉर्मूला। गुजरात में मारुति के प्लांट को 90% शेयरधारकों ने दी मंजूरी। कंपनी ने कहा निवेशकों को होगा फायदा। अमेरिका की दिग्गज आईटी कंपनी एक्सेंचर्स के कमजोर नतीजे, शेयर 5% लुढ़का। आज घरेलू आईटी कंपनियों के शेयरों पर भी रहेगी नजर। नारायण हृदयालय के आईपीओ को पहले दिन कमजोर रेस्पॉन्स, सिर्फ 7% भरा। आईपीओ का प्राइस बैंड 245 से 250 रुपए। 23 दिसंबर को एल्केम और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की लिस्टिंग, दोनों आईपीओ को मिला था जबरदस्त रिस्पॉन्स। और आज संसद में छमाही आर्थिक समीक्षा पेश करेगी सरकार। चालू वित्त वर्ष में अनुमान से कम रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। दुनिया भर के बाजारों से आज है कमजोरी के संकेत और मुनाफा वसूली का माहौल। भारतीय बाजार में 4 दिनों की तेजी पर लगाम तो लगेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आज की गिरावट में फिर से मौका बनेगा खरीदारी का, या फिर अब उछाल में की जाए बिकवाली। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की क्या यही शानदार तेजी आगे भी बरकरार रहेगी? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान, आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा। इन दोनों से जानेंगे कि आज मार्केट में क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए। लेकिन अनिल, पिछले कुछ दिनों से देखिए, ये जो 4 दिनों की तेजी है, इसका अगर श्रेय आपको किसी को देना हो तो ग्लोबल मार्केट्स को ही देना होगा, क्योंकि वहां से एक अच्छी रैली बनी थी। और आज ग्लोबल मार्केट्स के एक संकेत देखिए बेहद कमजोर है। डाउ में गिरावट है, वहीं से एसजीएक्स निफ्टी भी क्यूज ले रहा है, तो मानकर चलना चाहिए आज का दिन मुनाफा वसूली के नाम होगा। कोई डाउट नहीं, कमजोरी का दिन होगा, लेकिन शायद पैनिक का ना हो। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले घंटे बाजार को देखूंगा। शुरुआती 1 घंटे में देखिए, अब तक पिछले 4 दिनों के ट्रेंड और डेटा के लिहाज से मुझे लगता है कि निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी आनी चाहिए, खरीदारी लौटनी चाहिए। 7,750, 7,775 ये वो रेंज है जहां पर मेरी नजर है, और उसके आसपास शायद हम शुरुआत करते हुए दिखें। और शुरुआती 1-1.5 घंटे अगर उन लेवल्स को होल्ड कर लें और उससे नीचे न जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि बाजार में फिर से खरीदारी लौटेगी, और तब आप फिर से 7,850 और आगे चलकर 7,900 की रेंज में आप जाते हुए दिखेंगे। तो मेरा 7,900 का टारगेट अभी आना बाकी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि 7,750 के ज्यादा नीचे न जाएं, उसे होल्ड करते हुए दिखें। तो 7,750 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 7,700 के आसपास का अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना हो तो अलग बात है, और अगर किसी को मंदी की ही पोजीशन लेनी है तो फिर उन्हें 7,900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और नीचे क्योंकि 7,750 का जो मेरा लक्ष्य है उसके आसपास ही खुलने के संकेत दिख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि जो कुछ भी माहौल बदला है, 2 बड़ी इवेंट आपके आगे से निकल गई। जीएसटी अब आपको पता है कि इस सेशन में पास नहीं हो रहा, और फेड की मीटिंग हो गई, तो अब बड़ा झटका कहीं से और लगने की संभावना नहीं है। और अगले 8-10 दिनों में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खरीदारी फंड्स की तरफ से बढ़ती हुई दिखेगी इन घटनाओं के बाद। इसलिए मेरा मानना है कि गिरावट में खरीदारी के मौके ज्यादा है। तो गैप डाउन ओपनिंग बहुत ज्यादा नीचे खुल जाए तो बेचे नहीं, अगर कम नीचे खुले, आप फर्ज करें कि आप खुले 7,800 के या 7,820-25 की रेंज में, तो आपके लिए शॉर्ट का मौका बन सकता है। लेकिन सबसे साफ, सटीक और क्लियर राय ये होगी, पहला घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा बाजार को देखें, बाजार क्या रिकवरी के संकेत देता है। जैसे ही रिकवरी के संकेत देता है, एकदम तेजी से खरीदारी करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, एशिया और कमजोर हो रहा है, रिकवरी के संकेत नहीं आ रहे, तो फिर इंतजार करें। फिर जो हम खरीदारी का डिसीजन है वो सेकंड हाफ के लिए पोस्टपोन करेंगे, लेकिन खरीदेंगे जरूर। सेकंड हाफ बाजारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल। कल भी हमने देखा, जैसे यूरोपीय बाजार खुले, सेकंड हाफ में ही देखिए तेजी बनी, उससे पहले एक सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा था। तो राकेश से पूछते हैं। राकेश, बताइए आपने क्या मन बनाया है, क्या करना चाहिए? आप भी क्या पहला घंटा इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, सेटल होने देंगे मार्केट्स को, और उसके बाद आपको क्या लग रहा है जो एक थीम इस हफ्ते तक अब तक चला है, शॉर्ट कवरिंग का थीम, वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है?
गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो एक नीचे से एक शॉर्ट कवरिंग जरूर बनी थी और नीचे में लेवल्स पे चार्ट्स पर ये संकेत थे कि निफ्टी ने एक सपोर्ट पहले देखें तो 7600 के अराउंड बनाया। कल की रैली के बाद देखें तो जैसे अनिल जी 7750 कह रहे थे, 7750 7740 एक सपोर्ट निकल के सामने आया। बट कोई ऐसा टेक्निकल पैटर्न ना निफ्टी में था ना बैंक निफ्टी में था कि जिसमें ऐसे संकेत मिले कि एक बाइंग की जाए, ओवरनाइट बाइंग की जाए। बट कल एक अच्छी जानदार शानदार तेजी देखी थी और कल की तेजी के बाद ऐसा लग रहा था कि निफ्टी पे 7924 7925 के भी शायद लेवल देखने को मिले। बट आज जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स के संकेत हैं, कल के जो हाइस थे 7852 उन लेवल्स के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन गया। और जैसे अभी अनिल जी बता रहे थे कि अगर 7820 7800 के अराउंड मार्केट खुलता है तो शॉर्ट सेलिंग डेफिनेटली की जा सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर 7820 7825 के अराउंड मार्केट खुलता है स्पॉट के अंदर, अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग करनी है तो 7852 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अब हम देखें तो कल का जो हाई था निफ्टी का वो एक नया लेवल निकल के सामने आ रहा है। अब नई तेजी तभी खेलनी चाहिए इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर, जब निफ्टी कल के हाई 7852 के ऊपर निकले। नीचे में अब देखना यह है कि 7740 7750 के लेवल्स होल्ड करता है कि नहीं करता है। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तब एक भारतीय बाजारों में भी चिंता का विषय बन सकता है। पर दूसरी तरफ हेमंत जी, अगर हम यूएस मार्केट के भी चार्ट देखें तो कल एक मंदी जरूर देखी है। बट कल की मंदी के बाद ऐसा नहीं है कि वहां के चार्ट्स में कोई नया ब्रेकडाउन हो रहा हो, वहां पर भी एक साइडवेज मार्केट के संकेत हैं। एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है अगर किसी को निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो क्लियरली वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप एक्शन ले सकते हैं, जहां पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना सकते हैं। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं और ध्यान रखिए हम आपको इसी शो में अपने एक्सपर्ट से वो अपॉर्चुनिटीज बताएंगे जहां पर आज आपको ट्रेड करने से होगा बेहतरीन मुनाफा। लेकिन अनिल देखिए, सब लोग यही कह रहे हैं जनरली 8000 का स्तर जब तक अच्छी तरह से डिसाइसिवली पार नहीं होगा ना तब तक वो होगा नहीं, इतना जल्दी होगा भी नहीं। पूरी तरह से देखिए बुलिश होंगे नहीं और फॉर्म में आएंगे नहीं। लेकिन अब तक की जो रैली है वो शॉर्ट कवरिंग है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, एफआई ने जिस तरह से खरीदारी करने का सिलसिला शुरू किया, कल के बाजार में 640 करोड़ के आसपास की बाइंग उनकी तरफ से देखने को मिली, उसको किस तरह से रीड करना चाहिए? देखिए, एक चीज जरूर होती है, जब एफआईएस खरीदते हैं डीआईएस बिकवाली करने आ जाते हैं। 366 करोड़ की बिकवाली उनकी तरफ से देखी गई कल। लेकिन मुझे लगता है डीआईएस की भी खरीदारी आएगी हेमंत, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। वो सिर्फ क्योंकि पहले वो खरीद रहे थे 7550 से खरीदारी तो वही कर रहे थे, तो उन्हें पता है कि हाँ, अब आज एफआईएस लेने आए तो हम क्यों ना प्रॉफिट बुक करें, और वो गलत भी नहीं है। तो मैं आज पक्के तौर पर कह सकता हूं, अगर आज आप निफ्टी को 50-75 पॉइंट नीचे देख लें तो आप कल डीआईएस का खरीदारी का आंकड़ा फिर से देखेंगे। तो लेकिन हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, वो ये कि 638 करोड़ की खरीदारी का कैश मार्केट का आंकड़ा, बीच बीच में कभी कभार एक आध दिन आपको खरीदारी के आंकड़े दिखते हैं लेकिन वो बड़े नहीं होते। ये आंकड़ा बड़ा है और उस लिहाज से एक अच्छा संकेत माना जाइए। और इस आंकड़े को मैं इसलिए भी अच्छा मान रहा हूं कि इसके साथ आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में छोटा ही सही लेकिन 25 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो नेट नेट स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी एफआईएस की तरफ से होती हुई दिख रही, जो कि एक अच्छा संकेत है, पहली बात। अब कल की जो बड़ी तेजी बनी है उसे आप डेटा में देखेंगे तो साफ समझ में आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से। और उसकी वजह यह है कि आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में कमी होती हुई दिख रही है। एफआईएस ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशंस कम की है। 525 करोड़ का आप देखें तो बिकवाली का आंकड़ा है, तो पूरी तरह से एफआईएस ने अपने सौदे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कम किए। 555 करोड़ के ऑप्शंस में खरीदारी फिर से होती हुई दिखी है। तो जो ऑप्शंस बेचकर उन्होंने प्रीमियम कमाने की कोशिश की थी इस बड़ी इवेंट के पहले, और हम बात ही कर रहे थे, आपको याद होगा कि न 7500 टूटेगा न 8000 टूटेगा। और जो समझदार बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईएस है, उन्होंने यही किया है, 7500 के भी पुट बेचे और 8000 के कॉल भी बेचे। और कल जिस तरह से तेजी से प्रीमियम घटी है, उन्होंने अपने सारे जो बेचे हुए कॉल और पुट है उनमें आपने खरीदारी की। तो 555 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा उस लिहाज से आपको लगेगा कि बेहतर है, लेकिन ये पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। तो एफआईएस का रुझान साफ है कि बाजार ट्रेडिंग रेंज में, और इस ट्रेडिंग रेंज में वो अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे की तरफ शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि खरीदारी का आंकड़ा बड़ा आया है और काफी दिनों बाद आया है। बिल्कुल, एफएनओ पर भी बात करेंगे अनिल, आपसे पूछेंगे कि वो संकेत कैसे हैं। लेकिन आशीष को टीम अब शामिल करते हैं। आशीष, ये बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को? 4 दिन की तेजी के बाद क्या आज कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है, या आपको लगता है कि गिरावट में खरीदारी ही करनी चाहिए? सेंटा रैली जरूर दिखेगी, अगला हफ्ता छोटा है, क्रिसमस भी है, लेकिन देखिए कल का मूव थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा। टुवर्ड्स द एंड आई थिंक इट वाज बिट सरप्राइजिंग, बिकॉज डेफिनेटली एक बारी आपको
एक स्ट्रांग मूव तो एक्सपेक्टेड था फेड के न्यूज के बाद, लेकिन मैंने जैसे पहले भी हमने बात कर रहे थे कि ये जब तक कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक और फेड के फैक्टर का नहीं होगा तब तक ये वी शेप नहीं होगा। और कल एक बार तो सबको यही लगा होगा कि ये तो वी शेप रह लिया और हम चले 8000 की तरफ। मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारा डोमेस्टिक फैक्टर क्लियर नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पर बाजार पड़े रहे वही अच्छा हमारे लिए सिचुएशन है। अगर गलती से कुछ और नेगेटिव न्यूज फैक्टर आ गया तो उल्टा रुझान भी जा सकता है। सो आई वुड से कि इस समय मार्केट को बेस्ट केस मार्केट के लिए कंसोलिडेशन होगा, और अगर कोई और पॉजिटिव न्यूज फ्लो, क्रिटिकल पॉजिटिव न्यूज फ्लो डोमेस्टिक फ्रंट में आती है तो ही 8000 की तरफ ध्यान जाएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल, तो जब तक फ्लोज बेटर नहीं होते, डोमेस्टिक संकेत बेटर नहीं होते, तब तक ये रैली का चलना काफी मुश्किल है। और एफआईआईज के फ्लोज देखिए पिछले कुछ दिनों से फ्लक्चुएटिंग ही रहे हैं। ये बताइए एफएनओ में किस तरह के संकेत दिख रहे हैं आपको आज के? हेमंत, पूरी का पूरा कल का मूव जो है सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी में 1,10,000 शेयर कम हुए हैं, निफ्टी में 4.5 लाख शेयर कम हुए हैं। जब इतनी बड़ी तेजी हो उसके बावजूद भी नई पोजीशन तेजी की बनी नहीं है, बल्कि जो मंदी की पोजीशन है वो कटती हुई दिखी है। और दूसरा, जो तेजी की पोजीशन ट्रेडर्स ने पहले बना रखी थी फंसे हुए, तो उन्होंने भी पोजीशन हल्की की है। तो कल की पूरी क्रेडिट जाएगी पोजीशंस हल्की होने की वजह से। और जो हम बात कर रहे थे ना कि किस तरह से ऑप्शन में डेटा चेंज हुआ है, देखिए कल बहुत कम बार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि पुट और कॉल दोनों में ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट घटे, और वो भी 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों में घटा है, पुट में भी घटा है और कॉल में भी घटा है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स है उन्होंने पहले जो कॉल बेचे थे उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और कल अपनी पोजीशन काटी है। 7,400 में देखिए, 7,500 में देखिए, दोनों में पुट में 21 और 23 लाख शेयर कम होते हुए दिखे हैं, और कॉल्स में भी वैसे ही रुझान 7-7, 8-8 लाख शेयर हर एक लेवल पर कम हुए। तो ऐसे में शॉर्ट कवरिंग कल हो चुकी है काफी कुछ, तो अब आज आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा क्या? जी हाँ, मिलेगा। कहां? शायद 7,750 की रेंज में बाजार आता, तो अभी भी जो मंदी के सौदे हैं वो करते हुए दिखेंगे। तो लोअर लेवल से आपको थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। लेकिन निफ्टी से ज्यादा आपको वायदा कारोबार में नजर रखनी चाहिए बैंक निफ्टी पर, क्योंकि जो नियम आरबीआई ने दिए हैं, फाइनल गाइडलाइंस दिए कि बेस रेट कैलकुलेट करने के और लेंडिंग नॉर्म्स जो बदलने के, वो बैंकों के लिए पॉजिटिव समझे जाने चाहिए, और उससे बैंक निफ्टी को नीचे के लेवल से सहारा मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि शायद बैंक निफ्टी 16,500 के नीचे न जाए, वो स्टॉप लॉस समझकर आप खरीदारी कर सकते हैं। 16,900, 17,100 मेरा लक्ष्य, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, और वहां से लीडरशिप आ सकती है। दूसरे सेक्टर्स ऑयल एंड गैस थोड़ा बहुत सहारा दे सकते हैं बाजार को। तो ओवरऑल ऐसा कोई बहुत बड़े मंदी में आ जाने का वक्त नहीं है, कमजोरी होगी, पैनिक नहीं होगा। वायदा कारोबार के डेटा भी यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बाजार शायद न गिरे, निचले स्तर से सहारा मिले। तो अहम लेवल्स पर नजर रखिए, आपको आज खरीदारी करनी ये तय है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में करनी ये भी तय है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में करनी है तो मेरी राय है कि शुरुआती घंटा 1.5 घंटा देख लें, अगर रिकवरी आना शुरू हो जाए तो अभी, नहीं तो दिन के अंत में खरीदारी करनी है। बिल्कुल, तो जो इंपॉर्टेंट बात मैंने अनिल आपकी बात से पिक करी वो ये है कि बेस रेट जिससे बाजार डरा हुआ था, घबराया हुआ था, वो इतने खराब है नहीं जितना लोग पहले सोच रहे थे। तो एक्सपेक्टेशंस के सामने वो बेटर है। एकदम सही बात पकड़ी है। क्यों कि पहले जो नियम थे ना वो बड़े कड़े थे, अब जो ये फाइन होकर नियम आए ना वो डाइल्यूट होकर आए हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी में गिरावट होगी, तो लग नहीं रहा है बैंक निफ्टी में गिरावट होगी, और अगर नहीं होगी तो एक अच्छी रैली बनेगी। चलिए इस पर विस्तार से इसी शो में आगे भी बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक ब्रेक के बाद पंचों की राय आपको बताएंगे रोज की तरह। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी पर क्या राय रखते हैं आज के लिए, और ये भी आपको बताएंगे कि 5 सबसे बड़ी खबरें आज के लिए कौन सी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त है अब ये जानने का कि आज पंचों की राय क्या है। जी हाँ, 5 टेक्निकल एक्सपर्ट बाजार में क्या राय दे रहे हैं। मानव चोपड़ा देखिए कह रहे हैं कि 8,050 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 7750 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 5 का पंच पूरी तरह से तेजी में है, और राजेश सातपुते भी कह रहे हैं कि गिरावट में करें खरीदारी 7,780 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर लक्ष्य आपका बनेगा 7,940 का। कुणाल सराव की भी तेजी में है, आप देखिए 7,920 के लेवल्स सुझा रहे हैं, 7,780 का स्टॉप लॉस रखने की बात भी उन्होंने निफ्टी में कही है। जेके जोशी कह रहे हैं खरीदारी करें, हालांकि स्टॉप लॉस छोटा दिया है, देखना होगा कहां खुलता है निफ्टी। 7,815, 7,910 और 7,960 दो लेवल है उनके प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। और आशुतोष सरना भी बुलिश हैं, आप देखिए 7,850 के लेवल्स वो सुझा रहे हैं, 7,750 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। अनिल, पांचों के पांचों एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, एक भी एक्सपर्ट नहीं कह रहा कि आज दबाव होगा।
तो सारे के सारे एक्सपर्ट्स की राय तेजी की, और पांचों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक बता दूं 7,750 है नीचे बड़ा सपोर्ट, और उसके ठीक ऊपर 7,780। तो अगर 7,780 के आसपास खुल जाए तो 7,750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर ले, और 7,750 पर खुले तो वहां पर भी खरीदारी का मौका बन सकता है। ऊपर का लेवल 7,920 7,950 होगा, जहां पर आपको करना है प्रॉफिट बुक। इससे पहले टॉप 5 स्टॉक्स बताएं। आलोक इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनी है जो नतीजे दे नहीं रही थी, और अब देखिए जब दिया है तो 45 करोड़ रुपए के मुनाफे के सामने 3 डिजिट में घाटा इन्होंने पेश किया है। मुझे याद है कि एक अजीब सा इन्होंने बयान दिया था, 242 करोड़ रुपए का घाटा, अजीब सा इन्होंने बयान दिया था कि हमारे कंप्यूटर्स खराब हो गए थे, टॉप मैनेजमेंट नहीं दे पा रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट छुट्टी पर है। और अब आप देखिए जो आंकड़ा आया है ये काफी कमजोर है। हालांकि शेयर पिटा हुआ है, काफी दबाव देखा जा चुका था, लेकिन इस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े सवाल बाजार पहले से ही उठा चुका है। चलिए, इस शेयर पर तो नजर होगी, लेकिन और कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए? वक्त है जानने का आज के टॉप 5 शेयर्स। मारुति सुजुकी पहला स्टॉक, और जैसा कि हम आपको पिछले 2 दिनों से बताने की इस बार गुजरात प्लांट को लेकर जो वोटिंग हो रही है उसमें ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। छोटे शेयरधारकों ने इसे मंजूरी दे दी है, 90% शेयरधारकों ने इसके पक्ष में वोट किया है। तो अब गुजरात में मारुति के लिए प्लांट लगाने का रास्ता साफ। बजाज ऑटो, यूपीएल जैसी कंपनियों पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। अर्जेंटीना की करेंसी पीसो को जिस तरह से डिवैल्यू किया गया 29%, वो भी ये खराब खबर है। ऐसी कंपनियां जो भारत से एक्सपोर्ट करती हैं और जिसमें बजाज ऑटो और यूनाइटेड फॉस्फोरस का नाम आता है। HDFC लिमिटेड ये स्टॉक होगा एक्शन में। यहां पर लगातार जो इंश्योरेंस कंपनियां वहां पर फॉरेन पार्टनर जो स्टेक बढ़ा रहे, HDFC का फॉरेन पार्टनर है जर्मनी की एर्गो, और वो लगभग 22.5% हिस्सा खरीदने जा रही है। ये हिस्सा HDFC लिमिटेड प्रमोटर ही बेचेंगे और फॉरेन पार्टनर की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, और 1122 करोड़ रुपए में ये डील होगी। तो HDFC लिमिटेड के लिए पॉजिटिव खबर। इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल एक और ऐसी कंपनी है जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा रनअप दिखा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर खबरें ये थी कि कुमार मंगलम बिरला को जो वारंट्स दिए गए थे उसको कन्वर्जन आज करने की आखिरी तारीख है। 5% हिस्सेदारी उनकी बढ़ जाएगी इस वारंट को जैसे ही वो कन्वर्ट करेंगे, और 50% हिस्सेदारी उनकी हो जाएगी सेंचुरी टेक्सटाइल में। और सेंटीमेंट के लिहाज से ये पॉजिटिव खबर है। हालांकि बाजार को पता था कि ये वारंट उनको जो दिए हुए हैं वो उन्हें कन्वर्ट करने हैं। तो ये खबर जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। भारत फौज बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी BF यूटिलिटीज, इसके लिए आज एक बड़ा अहम दिन। कर्नाटक हाई कोर्ट में इनका जो केस चल रहा है उसका आज फैसला आने की संभावना। 2:30 बजे इस केस की सुनवाई है, उस पर फैसला होना है। 2000 एकड़ जमीन है इनकी जो बेंगलोर मैसूर हाईवे के लगकर, उस पर एक फैसला आना है। अगर ये फैसला कंपनी के पक्ष में आता है तो इस जमीन का इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल जाएगी, और ये बेहद पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के लिए। तो देखना होगा आज फैसला आता है या नहीं, और अगर आता है तो क्या कंपनी के पक्ष में आता है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद मारुति के चेयरमैन RC भार्गव से बात करेंगे। जी हां, गुजरात प्लांट को जिस तरह से शेयरधारकों की कल मंजूरी मिल चुकी है, वो कितनी बड़ी राहत की बात है उनके लिए। आगे के उनके प्लान्स जानेंगे उन्हीं के मुंह से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। SGX निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि कमजोरी के साथ आज भारतीय बाजार खुल सकते हैं। यूएस के मार्केट्स में भी दबाव देखने को मिला था। राकेश बंसल, आशीष, हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए और उनसे राय लेंगे मारुति पर। लेकिन उससे पहले मारुति के जो मैनेजमेंट है उनसे दरअसल बात करी है मुग्धा मिश्रा ने। और आपको याद होगा कल बाजार बंद होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, RC भार्गव ने साफ साफ कहा था कि उनको काफी बड़ी रिलीफ मिली है जिस तरह से शेयरधारकों ने इस को मंजूरी दे दी। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कंग्रेचुलेशन सर, फाइनली एक बड़ा स्टेप जिसका बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। अब आपको कैसा फील हो रहा है? अब ये लग रहा है जैसे इम्तिहान खत्म होने के बाद रिजल्ट जब आता है तो एक किस्म की रिलीफ आती है कि भाई पास हो गए। लेकिन अभी भी जो एक कंसर्न है कि टोटल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में से ऑलमोस्ट 50% जो आपने ही बताया उन्होंने वोट नहीं किया, तो क्या ये कहीं चिंता का विषय है? नहीं, जिनने वोट नहीं किया उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनने सोचा कि भाई ये प्रपोजल पास तो होना ही है और आई एम हैप्पी विद दिस आइडिया, सो व्हाई शुड आई टेक द ट्रबल ऑफ वोटिंग।
बिकॉज इफ दे वर अगेंस्ट द प्रपोजल, अगर खिलाफात होती तब तो वो वोट डालते खिलाफ करने के लिए। एब्सटेन करने का मतलब तो एक्चुअली मैं तो ये लेता हूं कि उनको इसके खिलाफ कोई एतराज नहीं है इस प्रपोजल के खिलाफ, और उनने सोचा कि वोट देने से और नहीं देने से कोई फर्क तो होना नहीं है, मुझे जो मैं चाहता हूं वो हो रहा है, तो क्यों। तो मारुति के लिए बड़ी राहत की बात, और इस गुजरात के प्लांट को लगाने का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। स्टॉक पर देखेंगे आज कैसा एक्शन रहता है, यही जानने की कोशिश करते हैं। आशीष कुकरेजा हमारे साथ हैं। आशीष बताएं, क्या मारुति में तेजी बननी चाहिए इस प्रस्ताव के पास होने के बाद, या फिर पता था पहले ही कि ये हो जाएगा? देखिए, थोड़ा तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट आपको आज देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरह का प्रेशर बना ही हुआ था, लेकिन जिस तरीके से 90% हुआ, और जो बड़े जिनसे तकलीफ आ सकती है उन शेयर होल्डर्स का जो बैकिंग है इस पूरे फैक्टर को, तो आई थिंक क्लियरली एक तरीके से मैं तो उसको पॉजिटिव समझूंगा। और जिस तरीके से अब ऑटो में माहौल है, और मारुति उस पूरे जो सिनेरियो पिछले कुछ दिनों में हुआ है बिल्डअप, जो वेरियस न्यूज फ्लो है, उसका फायदा डायरेक्टली मारुति को मिलता और मिल रहा है, और उसके एडिशन में ये न्यूज, तो आई थिंक सेंटीमेंट के हिसाब से तो आज अच्छा रुझान देखने को मिलना चाहिए। चलिए, सेंटीमेंट के लिहाज से मारुति के लिए अच्छी खबर है। सीएलएस से जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने तो काफी ऊंचे टारगेट्स भी स्टॉक के लिए सुझाए हैं। कल सेकंड हाफ में स्टॉक में 1% की तेजी भी देखने को मिली थी। लेंगे ब्रेक के बाद पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि ऑटो एंसिलरी कंपनियां, खास तौर पर ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनियां जो मारुति के लिए काम करती हैं, क्या उनके लिए भी ये पॉजिटिव खबर है? आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे एचडीएफसी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री साहब। केकी सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। पहले आपसे डिटेल्स लेना चाहता हूं, एर्गो ने जो स्टेक बढ़ाई है एचडीएफसी लिमिटेड के इंश्योरेंस कारोबार में, उसे विस्तार से बताएं सर। तो एर्गो के पास वी गॉट इनटू दिस पार्टनरशिप विद एर्गो मेनी इयर्स अगो, और जो पार्टनरशिप के मुताबिक एर्गो हैड द ऑप्शन to increase their stake to 49% whenever the foreign shareholding limit increased. जो अभी जो limit increase हुई है, based on that, Ergo wanted to increase their stake. We've been having a discussion with them for some time, and that got culminated yesterday. सर, आपका जो दूसरे लाइफ इंश्योरेंस में पार्टनर है स्टैंडर्ड लाइफ, उन्होंने भी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। ये बताइए, आगे भी उनकी कुछ और प्लान्स हैं आपके साथ? और नहीं, इसमें तो क्या है कि स्टैंडर्ड लाइफ के पास 49% तक जाने की ऑप्शन थी, बट वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद देम। वी बोथ वांटेड टू डू एन आईपीओ, और अगर स्टैंडर्ड लाइफ went to 49, then an IPO would have been difficult. So finally Standard Life agreed to give up some of their option and to restrict their shareholding to 35%. So ये transaction जो है, that has been approved by RDA. It is still before FIPB. FIPB की एक बार approval आ गई, then we need RBI approval, and then my sense is January-March quarter के अंदर the transaction should get completed. Once that gets completed, we will then look to file for an IPO. So हमारी जो plan थी कि 2016-17 financial year में IPO would happen as a life insurance business, that as of now is pretty much on track. सर, ये बताएं कि अर्गो ने जो स्टेक बढ़ाई है, इसमें आपके इस कारोबार का वैल्यूएशन किस तरह से किया है, कितना किया है? So it's a relationship which has worked very well over the years. हम लोग we are in India, so we look a little more at the marketing side. Ergo helps more on the underwriting side.
So the relationship has worked very well, and ERGO always wanted to increase their stake to 49%. So in the general insurance business, we are not planning to do an IPO. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर ये बताने के लिए। HDFC ERGO के इंश्योरेंस कारोबार में ERGO ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। 1122 करोड़ रुपए में लगभग 22.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है। क्या कि इसके साथ इस पर बातचीत करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब लेते हैं राय उनसे, और इसी पर एक राय आशीष आपसे ली जाए। HDFC लिमिटेड, हालांकि बाजार को ये अंदाजा था काफी समय से, खुद के मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं क्योंकि लिमिट बढ़ गई है इंश्योरेंस में फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ाने की, तो वो होता हुआ दिखा है। स्टॉक पर क्या राय रखते हैं आप, क्या खरीदेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा न्यूज फ्लो रहेगा, क्योंकि आप पहले कंपनी है जिसने ये मूव लिया है, और जिस तरह का लैंडस्केप अब इस इंडस्ट्री में है, दिस न्यूज फ्लो वुड पॉजिटिवली probably put HDFC ahead of competition because of kind of investments they end up doing in next few years. और ये कारोबार जो है अनिल जी, अब धीरे धीरे करके एक ऐसे जोन में आया है जहां पर बहुत स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स और बड़े प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, और सरकार की तरफ से आने वाले बजट में भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लाइंड अप हैं जो पर्टिकुलरली जनरल इंश्योरेंस के कारोबार को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स जैसे आप कह रहे हैं कि मार्केट को थोड़ा अंदाजा था, लेकिन ये क्योंकि HDFC पहली कंपनी रही जिसने इस नए इसको यूज किया, और अब आई थिंक गोइंग अहेड स्टॉक पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अब हमारे साथ आदित्य अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं वायदा बाजार में आज किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए। वे टू वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर डेरिवेटिव एनालिस्ट आदित्य अग्रवाल हैं हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। ये बताइए, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको FNO डेटा से? क्या लगता है ये जो मोमेंटम है ये बरकरार रह सकता है और शॉर्ट कवरिंग मूव्स के चलते भारतीय बाजार और ऊपर जा सकते हैं? मॉर्निंग हेमंत। वेल, डेफिनेटली मींस निफ्टी में देखें तो निफ्टी ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है कल के सेशन में। 7800 निफ्टी पे काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया है निफ्टी ने, उसके काफी ऊपर क्लोज दिया है। साथ ही साथ अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो उससे काफी क्लियर होता है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग जो चालू हुई है थोड़ी सी और कंटिन्यू हो सकती है। पिछले 2 से 3 दिन के अंदर हमने काफी एग्रेसिव जो एक कॉल लाइटिंग देखा था, कल के सेशन में हमने देखा काफी कॉल लाइटिंग जो है हुआ था वो कटा है। साथ ही साथ पुट ऑप्शन जो लोअर लेवल्स के 74-75 के पुट्स थे वहां से भी थोड़ा सा एक पॉकेट बुकिंग हुआ है, और नीचे ऊपरी स्तर पे 7800-7700 की पुट ऑप्शंस पे एक राइटिंग हुआ है। तो इससे साफ लगता है कि ट्रेडर्स को लगता है कि निफ्टी यहां से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने 7800 जो कि एट द मनी पुट ऑप्शन हो गया उस पर थोड़ी सी एक राइटिंग की है। कल करीब 8 लाख शेयर्स में उसमें ऐड हुए हैं, तो यहां से शॉर्ट टर्म मोमेंटम जरूर थोड़ा सा बुलिश हो गया है। आज ग्लोबल मंदी के चलते थोड़ा सा एक मार्केट अपना नीचे खुलेगा, लेकिन अगर निफ्टी 7800 के आसपास आता है तो ये मुझे लगता है काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, वहां पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं। हमको लगता है कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में आपको 7900 से लेकर 7940 तक के लेवल दिखा सकता है। 7730 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। तो ये रहा है इस वक्त निफ्टी पर। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले कुछ और स्टॉक्स पर राय ले ली जाए जहां पर आज काफी एक्शन दिखने वाला है। आशीष, ये बताएं कि जो अर्जेंटीना में हुआ है वहां की करेंसी बड़ी तेजी से गिरी है। समझाया जा रहा है कि UPL, एडवांटा, बजाज ऑटो, जिनका अच्छा खासा कारोबार है वहां पर, इन पर नुकसान दिखेगा। 29% डॉलर के मुकाबले में एक ही दिन में वहां की करेंसी टूट गई है। तो ये बताइए कि क्या करना चाहिए फिर इन कंपनी में? अगर तेज गिरावट के साथ शुरुआत हो तो खरीदारी करनी चाहिए, या जिन लोगों के पास ये शेयर पड़े हैं वो बेचकर निकल जाएं, क्या करें? देखिए, एक फैक्टर तो जरूर रहेगा। आई डोंट थिंक कि इसके वजह से आपको बेच के निकल जाना चाहिए। मुझे जरूर आज थोड़ा सा एक बार नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बट जितने भी नाम आपने लिए और जिस तरीके से UPL और एडवांटा का आगे जाके जो न्यूज फ्लो देखने को मिलेगा आपको, सो आई थिंक आज इनफैक्ट मौका मिलेगा आपको। अगर आज किसी वजह से आपको ज्यादा क्रैक देखने को मिलता है इन सब स्टॉक्स में, बजाज ऑटो, UPL, सो आई थिंक वहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स में एंट्री लेने की।
आईटी कंपनियां आज फोकस में रहने वाली हैं। आशीष, ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर एसेंचर्स ने जिस तरह से कल कमजोर नतीजे पेश किए, विदेशी बाजारों में 5% तो एसेंचर्स का शेयर पिटा, तो आज एक खराब खबर आईटी सेक्टर के लिए तो ये है ही। कल भी हमने देखा था कि नए जो वीजा के नियमों की बात हो रही है और आज यूएस में $400 मिलियन के जो वीजा बिल है उस पर यूएस का जो संसद है वोट करेगा और माना ये जा रहा है लगभग पास ही इसे समझिए। तो ये दो ओवरहैंग्स हैं आईटी सेक्टर पर। आपको क्या लगता है, कमजोरी देखने को मिल सकती है और सबसे कमजोर शेयर कौन सा लगता है आपको? देखिए, इस समय तो बिल्कुल रुझान फेवरेबल नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों में या रादर आई वुड से कुछ महीनों में आईटी स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगता है वो रुझान तो अब ऐसा ही रहेगा। जैसे बोलते हैं ना कि ये सेक्टर अब यहीं पड़ा रहेगा थोड़े टाइम के लिए, और जब तक वो अट्रैक्टिव लेवल्स नहीं आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ बहुत उम्दा इंटरेस्ट इस सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कल के न्यूज फ्लो के बावजूद भी हमने कुछ रनअवे जैसा मूव नहीं देखा है। सो मुझे लग रहा है कि एनी नेगेटिव न्यूज विल क्रिएट a bigger dent and any positive news flow will not result into any kind of a move up. So इस सेक्टर में तो आपको जैसे मौका मिले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 3-4 महीने कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए और एक बारी निकलना ही चाहिए। और ब्रॉडली जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं वही वैल्यूएशन के हिसाब से काफी इस समय लगता है कि यहाँ पर ही थोड़ी चोट आ सकती है। सो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, आई थिंक दीज स्टॉक्स आर नाउ नॉट गोइंग टू बी इन फेवर फॉर सम टाइम, अनलेस की बहुत स्ट्रांग ईटीएफ मनी वापस आए तो थोड़ा शायद यहाँ पे टिक जाए, लेकिन आपको यहाँ से पैसा बनेगा ऐसा नहीं लगता। परफेक्ट, ये राय है आशीष की आईटी शेयरों पर। आशीष, आपसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और वक्त साथ ही ब्रेक का भी है, लेकिन ब्रेक के उस पार आशीष की जगह फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन दो और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं, राकेश बंसल और आदित्य अग्रवाल। इनकी बेहतरीन पिक्स है मेरे पास में जो आज के लिए आपको ट्रेडिंग के मौके बता रही है। वो क्या है वो भी बताएंगे आपसे कुछ देर में। बने रहिए हमारे साथ। चलिए एक बार एशियाई बाजारों पर नजर डालते हैं, कैसा कारोबार होता दिख रहा है। देखा, अमेरिका में अच्छी कमजोरी हुई है, लेकिन एशिया में कमजोरी ही है, पैनिक नहीं है। तो ये देखना बहुत समझना जरूरी है। और आप देखिए एसएक्स निफ्टी भी धीरे धीरे जो 65 अंक नीचे था अब रिकवर कर रहा है। एशिया में देखिए निक्केई महज 45 अंक, हम देखिए शंघाई तो ऊपर आ गया, और हांगकांग में कोई ऐसा तो डर वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नीचे में खरीदारी करने का मौका है। थोड़ा नीचे खुलता आ चुका है बाजार, 60-70 पॉइंट नीचे खुले तो और बेहतर है, लेकिन लग नहीं रहा कि अब ऐसा खुलेगा, कि मुश्किल लग रहा है कि इतना नीचे खुले। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहने वाले हैं उन पर राय ली जाए। बीएफ यूटिलिटीज, ये स्टॉक आज यहाँ पर 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है केस की। फैसला भी आज आ सकता है, और 2000 एकड़ जमीन है बेंगलोर के आसपास जिसका इस्तेमाल करने पर फैसला होगा। लोग समझ रहे हैं कि शायद ये कंपनी के फेवर में फैसला है। तो दो बड़ी चीजें, एक तो आज फैसला आना चाहिए, और अगर आता है तो क्या कंपनी के पक्ष में आता है। अगर ऐसा होता है तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है। कल के बाजार में 5% ये शेयर इसी एक्सपेक्टेशन में चला है। और बीएफ इन्वेस्टमेंट्स एक और ऐसी कंपनी है जिसमें 5% के आसपास, और दोनों आपकी 2020 की टीम में आज थे। दोनों हमारी टीम में थे और पिछली बार भी टीम में थे, लेकिन आप देखिए पिछली बार वो फैसला हुआ नहीं, थोड़ा टल गया, डिसअपॉइंटमेंट आया। तो देखना होगा कि आज ये फैसला होता है। आज ज्यादा संभावना दिख रही कि शायद फैसला आ जाए, और अगर फेवर में आया तो फिर ये बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। चार्ट्स पर एक बार राय ले ली जाए इस पर। ये बताएं राकेश, अगर किसी को तेजी करनी है तो पहली बात तो ये करनी चाहिए क्या, और करनी हो तो फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट, क्योंकि ये स्टॉक मैंने देखा है खबरों के दम पर इतनी बड़ी दौड़ लगाता है कि अगर पॉजिटिव है तो भी भागेगा, नेगेटिव है तो भी जोर से गिरेगा। देखिए अनिल जी, अगर आप बीएफ यूटिलिटी की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है। चार्ट पैटर्न्स क्लियरली बाइंग के संकेत बताते हैं, और क्लियरली चार्ट से बता रहे हैं कि स्टॉक इज ऑन एज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट। 650 रुपए के ऊपर बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, और 650 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग लेता है, डिसाइसिवली निकलता है, तब अनिल जी काफी एग्रेसिव टारगेट्स 800 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और चार्ट्स क्लियरली संकेत करते हैं कि स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले एक्यूमुलेट करना चाहिए। नीचे में 570 स्टॉक का एक अच्छा बेस है। स्टॉक डीप जरूर है, बट जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, जिस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है,
650 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 800 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली बाइंग करनी चाहिए स्टॉक के अंदर। चलिए बाइंग करनी चाहिए। बीएफ यूटिलिटीज पर नजर रखिए, बीएफ इन्वेस्टमेंट्स का भाव भी लाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे। वो शेयर भी आप देखिए कल के सेशन में बढ़ा था इसी एक्सपेक्टेशन में कि इसमें कोई पॉजिटिव खबर आज निकल कर आएगी। आप देखिए 3.5% की मजबूती इसमें भी देखने को मिलती। तो इन दोनों शेयरों पर नजर होनी चाहिए सेकंड हाफ में सुप्रीम कोर्ट का क्या आउटकम निकल कर आता है उसके बाद। लेकिन आरबीआई ने बेस रेट का नया फॉर्मूला जारी कर दिया है। नए फॉर्मूले के बाद आपकी ईएमआई कम होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। यह फॉर्मूला 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पीडब्ल्यूसी में पार्टनर शिंजिनी कुमार जुड़ चुके हैं। शिंजिनी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं, इक्विटी मार्केट के लिहाज से काफी लोग डरे हुए थे कि ये फॉर्मूला शायद काफी हार्श आ सकता है, शेयरों में दबाव देखने को मिल सकता है। ये बताइए आपको कैसा लगा ये फॉर्मूला? एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या ये फॉर्मूला थोड़ा सा सही आया है, नर्म आया है? जो रेगुलेटर्स का काम है कि इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, जहां तक रेट्स का सवाल है तो गाइडिंग प्रिंसिपल वो है कि जितने फाइन तरीके से आप अपने कॉस्ट ऑफ फंड को समझ पाएंगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, और अपने एसेट्स को आप वैसे प्राइस कर सकते हैं, है ना? तो और जितने अच्छे तरीके से आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे मार्केट को और अपने क्लाइंट्स को, वो उतने फायदे की चीज है। तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसके ऊपर आप देखें तो पीछे जो भी एक्शन हुए हैं बेस रेट से रिलेटेड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी ये चर्चा का विषय रहा है। तो ये मूवमेंट जो है वो उसी डायरेक्शन में है। तो बेस रेट जब शुरू में इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना ब्लंट टूल था, और वो कहा गया कि आप इसके ऊपर ही प्राइस कर सकते हैं और आपको अपना कॉस्ट ऑफ फंड के ऊपर डालना है। तो चूंकि वो ब्लंट टूल था तो धीरे धीरे अलग अलग बैंकों ने उस पर अलग अलग तरीके से निकाला अपना करने का तरीका। तो मेरे ख्याल से तो दिस इज गुड, और ये इट विल लीड टू एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो अच्छा है। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ फिर बैंक्स के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए इसे एक पॉजिटिव खबर समझा जाए कारोबार के लिहाज से? देखिए, जो भी चीज कस्टमर के लिए अच्छी है ना, वो लॉन्ग टर्म में बैंकों के लिए अच्छी है। अगर उस प्रोसेस में आपको थोड़ा पेन उठाना पड़ता है कि आपको अपने प्रोसेसेस बेहतर करने पड़ते हैं, उसमें ज्यादा थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो इट इज वर्थवाइल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उससे आपको ही फायदा है ना। और बैंकों के अंदर भी ये जरूरी है कि धीरे धीरे इस तरह का जो डिफरेंशिएशन है कि हमें भी तो पता लगना चाहिए ना कि कौन सा बैंक अच्छा कर रहा है, अच्छे तरीके से अपने कॉस्ट ऑफ फंड को मैनेज कर रहा है, अच्छे तरीके से अपनी बुक को प्राइस कर रहा है, और कौन सा बैंक थोड़ा उसमें पीछे है। तो वो जर्नी भी जरूरी है अपने आप में। अगर आपने हिंदुस्तान में एक परेशानी क्या रही है बैंकिंग में कि चूंकि एक बड़ा सेक्टर है और उसका एक बड़ा पार्ट पब्लिक सेक्टर है, तो बहुत कुछ जो है वो गाइडेंस के मतलब वो एक कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है। जो भी रेगुलेटरी गाइडेंस होती है वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है, और फिर सब लोग वही करते हैं, उससे बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में जब रेगुलेटर्स खुद ही कह रहे हैं कि अब आपके पास ये चॉइस नहीं है, आप ये 5 तरीके से करेंगे, तो अब करना ही है। बिल्कुल, शुक्रिया शिंजिनी जी आपका इस मामले पर रोशनी डालने के लिए। और चलिए खुद बैंकर से पूछते हैं बैंक्स कैसा देख रहे हैं इस नए फॉर्मूले को। फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैसी लगी आपको ये नई गाइडलाइंस? नहीं, ये तो बहुत पहले से प्रस्तावित थी और ये एक ड्राफ्ट रूप में पहले थी। इसके ऊपर कमेंट्स मांगे थे आरबीआई ने, और अब जो है ये एकदम एप्लीकेबल होने वाली है 1 अप्रैल 2016 से। इसमें सिर्फ कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि ये जो उन्होंने कहा वो ये कहा है कि आप जो है करेंट रहें कॉस्ट के हिसाब से, मतलब आप पुराने ना पड़े। मतलब आप क्या होता है, बैंकों में जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेट पे लिए जाते हैं। तो अगर आपने 1 साल पहले कोई 5 साल का डिपॉजिट लिया है जो किसी एक रेट पर है, तो अगर आपके रेट नीचे भी गिरते हैं तो डिपॉजिटर का रेट चेंज नहीं होता, उसको वही रेट मिलता है जो रेट उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बैंक से। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी कभी गिरती हुई ब्याज दरें जब होती हैं तब उसका लाभ बैंक तत्काल नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास जो स्टॉक होता है डिपॉजिट का, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है। भारतीय बैंकों में जो लाइबिलिटीज हैं, जो मतलब जो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू बैंक जो है अपने फंड इकट्ठे करते हैं, उसका 4/5 हिस्सा 80% से ज्यादा
पब्लिक से लिए गए डिपॉजिट के रूप में होता है। और वो डिपॉजिट अगर आप फिक्स्ड रेट पे लेते हैं, कासा तो वैसे ही एक तरह से कासा में काप पे तो करंट अकाउंट के ऊपर तो कोई ब्याज नहीं दिया जाता, और सेविंग बैंक के ऊपर लगभग सभी मुख्य बैंकों में 4% ब्याज की दर है, तो वो तो एक तरह से फिक्स रेट है ही है। उसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट जमा होते हैं, टर्म डिपॉजिट जिन्हें में कहते हैं मियादी जमा, वो भी एक फिक्स रेट पर होते हैं। उसका कारण, उसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्याज की दरें गिरती हैं तो बैंक अपने बैंक रेट, बेस रेट जो है वो नहीं तत्काल गिरा पाते, और बेस रेट का उपयोग होता है लोन देने में। तो लोन जो दिए जाते हैं वो एक तरह से फ्लोटिंग रेट पे होते हैं, बेस रेट से लिंक, और जो जमा राशियां होती हैं वो फिक्स रेट पे होती हैं। इस मिसमैच की वजह से ये नहीं हो पाता था। अब जब ये मार्जिनल कॉस्ट पे आरबीआई लेके आई है कि आप अभी किस रेट पर जमा राशि ले रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी बेस रेट तय करें और उस पर आपको जो भी स्प्रेड रखनी है वो स्प्रेड रखें, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा बैंक अब जमा राशियां भी या तो फ्लोटिंग रेट पर देंगे और या फिर वो लोन की राशि फिक्स रेट पर कर देंगे। लोन के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऋण जो दिए जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वो ज्यादा से ज्यादा फिक्स रेट पर कर देंगे। बिल्कुल, तो आपने बेहतरीन तरीके से समझाया खजूरिया साहब इसे कि बैंक्स के लिए अब कर्ज देना और डिपॉजिट लेना ज्यादा आसान और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए, ये असर पड़ता हुआ दिखेगा। तो समझा जा सकता है जैसा खजूरिया साहब कह रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों के लिए थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है हमें। बिल्कुल अनिल, और मुझे तो ये दिख रहा है कि देखिए गवर्नर साहब चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बैंक्स ट्रांसमिट करें तो वो आगे ब्याज दरें घटाएं, और अगर इसके चलते ये हुआ तो काफी पॉजिटिव है। चलिए जल्दी से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं कुछ और शेयरों पर, उनसे राय लेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और आदित्य अग्रवाल। कुछ और स्टॉक्स एक्शन में जो रहने वाले हैं, आदित्य आपके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल, आज कुमार मंगलम बिरला के द्वारा उनके जो वारंट्स हैं उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट करने का दिन है, और बताया जा रहा है कि ये कन्वर्जन होने के बाद 5% हिस्सेदारी जो बढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से 50% के पार या उसके आसपास हिस्सेदारी सेंचुरी में उनकी 50% पहुंचती हुई दिखेगी। स्टॉक में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है पिछले 1-2 सेशन में, जहां तक मुझे याद है। ये बताइए, मौका है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने का अब भी? वेल, अगर अनिल को शॉर्ट टर्म से देखें तो बिल्कुल यहाँ से लगता है कि यहाँ से और 20 रुपए की इसमें एक चाल देखने को मिल सकती है। 600 रुपए के आसपास तक हमको लगता है कि स्टॉक 600 रुपए का एक लेवल टेस्ट कर सकता है, लेकिन वहां पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 600 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में जरूर एक फ्रेश अप मूव हमको वापस देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक 620-635 तक लेके जा सकता है। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, 600 रुपए के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलिए। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वापस री एंट्री का मौके देख सकते हैं, लेकिन एक बार इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। इसके अलावा अब नरेश आपसे राय लेना चाहता हूं मारुति के ऊपर। देखिए, ये तो सबको पता है कि गुजरात प्लांट का जो मंजूरी मिल चुकी है वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरह से अब वहां पर नई गाड़ियां बनने वाली हैं, जाहिर सी बात है ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए भी ये पॉजिटिव खबर है। भारत सीट जो जिसमें मारुति की बड़ी हिस्सेदारी है, सुब्रोस जिसमें करीब 13% हिस्सेदारी मारुति ओन करता है, सोना कोयो जो स्टीयरिंग व्हील्स बनाने का काम करती है मारुति के लिए। ये बताइए उनके लिए भी क्या आपको लग रहा है फंडामेंटली अच्छी खबर है, या आपको लग रहा है कि इन्हें अवॉइड करना चाहिए? मॉर्निंग हेमंत जी, आई थिंक क्लियरली आई थिंक एक ओवरहैंग जो मारुति के स्टॉक पे था विद रेजोल्यूशन फॉर गेटिंग पास्ट, वो एक ओवरहैंग निकल गया है। और जैसे नया प्रोडक्शन से आई थिंक यूनिट साइन किया, आई थिंक दैट इज गोइंग टू कम इन द अर्ली पार्ट ऑफ 2017। इसलिए इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर नई गाड़ियां आती भी है वो 1 साल तक तो आने वाली है नहीं, इसलिए कोई कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। काफी ऑटो एंसिलरी कंपनियों से अगर कोई उम्मीद लेके बैठा है कि इससे इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात प्रॉब्लम आई थिंक मारुति का स्टॉक खुद मुझे लगता है आई थिंक विद द काइंड ऑफ कैश दैट द क्वार्टर जैसे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी उन्होंने पोस्ट की है पिछले सालों में, आई थिंक दैट अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी विल कंटिन्यू। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिक्स है, नई जो लॉन्च उनकी बलेनो हुई है और जो शायद एक्सपोर्ट भी होगी जैसे प्रधानमंत्री साहब कह रहे थे। मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स ए ह्यूज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। हमारे अनुमान में आई थिंक जो ईपीएस मारुति पोस्ट करेगी 225 रुपीज करेगी, स्टिल कीपिंग दैट इंटैक्ट। तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ मारुति पे। बट ऑटो एंक्स में आई थिंक कंपनीज लाइक सुब्रोस ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम शुड बेनिफिट। तो क्लियरली आई थिंक सुब्रोस जैसे स्टॉक पे अगर डिक्लाइन होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, बट ये ध्यान रखें कि इमीडिएट इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्रूवल सुब्रोस या अन्य ऑटो एंसिलरी कंपनी में 1 साल तक कोई दिखने वाला है। ओके, ये राय मारुति पर और बाकी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद 9 बजे से 9:15 के बीच में जबरदस्त एक्शन रहने वाला है। बता दूं आपको,
बाजार की ओपनिंग होगी प्री ओपनिंग सेशन में, रुपए की ओपनिंग होगी बेहद इंटरेस्टिंग, उसके बाद आपका पसंदीदा जैकपॉट शेयर आने वाला है। यही नहीं, इसके अलावा आदित्य अग्रवाल और राकेश बंसल की आज की टॉप ट्रेडिंग पिक्स, ये सब कुछ 9 से 9:15 के बीच में होने वाला है, या यूं कहूं कि 8:57 से 9:15 के बीच में होने वाला है। तो ब्रेक छोटा सा है, जल्द आने, बने रहिए हमारे साथ।